हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे 10 टॉप क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जो कि हम ईयर वाइज पीवाई क्यू से ले रहे हैं, क्योंकि पीवाई क्यूज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन रिपीट्स नहीं होते, बट टॉपिक्स रिपीट होते हैं, तो हमें क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बिना देरी करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं हमें क्वेश्चन करने कैसे हैं। हम पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ टाइम दूंगी, आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं काजल हूँ, मेरा नाम काजल है। मैंने ऑलरेडी जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है, और मेरी जितनी भी जर्नी में आने प्रॉब्लम्स है, जो भी अच्छी बातें रही, वो सब शेयर करने ही आपके साथ आई हूँ। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित स्त्री पात्रों को संबंध नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, उर्वी, सुंदरी, वेनुरति, देवसेना। सूची 2, सुंदरी, स्कंदगुप्त, देहांतर, पहला राजा, लहरों की राजधानी। अगर आप ए ऑप्शन को चूज करते हैं तो आप ए का 1 लगा रहे हैं, बी का 2 लगा रहे हैं, सॉरी बी का 3 लगा रहे हैं, और यहाँ पे जैसे लिखा है सी का 4 लगा रहे हैं, जैसे वेनुरति का पहला राजा लगा रहे हैं, और देवसेना का स्कंदगुप्त लगा रहे हैं। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको आगे दिक्कत ना हो। कोड मैच कैसे करते हैं ये देखने में। अगर बी ऑप्शन दे रहे हैं तो ए का 4 लगा रहे हैं, बी का 3 लगा रहे हैं, सी का 2 लगा रहे हैं, और डी का 5 लगा रहे हैं। अगर सी ऑप्शन में आप आंसर दे रहे हैं तो ए का 4, बी का 5, सी का 1 और डी का 2। और डी ऑप्शन आप लगा रहे हैं तो ए का 4, ए का 5, बी का 4, डी का सी और सी का 3 और डी का 2। आप ये आंसर दे रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप आंसर देंगे। आंसर दीजिए, फिर उसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। आप खुद से भी लगा सकते हैं आंसर, पर अब इसमें ज़्यादातर जो पूछा जाता है, जैसे देवसेना हमारे स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है, और ये हमारे सिलेबस में भी है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो डी का दो ऑप्शन में है, इसमें और इसमें। वेट अ मिनट। इन दोनों में है, बट उर्वी उर्वी जो है वो पहले राजा का पात्र है, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पात्र है वो देवसेना है, इसी से आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं नए पैटर्न के हिसाब से। बाकी सबके आपको नाम याद होने चाहिए भाई, बस इतना ही। बी का 5 हो जाएगा, सुंदरी जो है लहरों के राजा से है, और वेनुरता सुन। इसका आंसर देख लेते हैं आगे। देखिए, सूर्यमुखी वेनुरता, नाटक सूर्यमुखी है, पात्र वेनुरता है, लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। इसका अंतर्गुप्त यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने येलो मार्क किया हुआ है। ये हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है, नाटक वाला जो हमारा यूनिट 8 है उसमें लगा हुआ है। और देव सिन्हा इसकी पात्र है, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। पहला राजा पूर्वी इसकी पात्र है, और जगदीश चंद्र माथुर इसके राइटर है, और लहरों के राजा सतीश है, और मोहन राकेश जी इनके नाटककार है। मोहन राकेश जी के और नाटक हमारे उसमें लगे हुए, जैसे साढ़े का एक दिन और आधे अधूरे, पर ये नहीं लगा हुआ, तो इसका पात्र आप नहीं पूछा जाता, पहले पूछे जाते थे। पर आपको इससे पता चलेगा कौन कौन से राइटर इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से की हमें तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। सूरज का सातवां घोड़ा, मैलांचल, 1 इंच मुस्कान, तमस। रंजना, ईला, विश्वनाथ प्रसाद, मनिक मुल्ला, नत्थु। ए का 4, बी के 3, और अगर ये ऑप्शन आप चूज करते तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा,
सी का 1 हो जाएगा और डी का 5 हो जाएगा। बी ऑप्शन चूज करते हैं तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगर सी ऑप्शन चूज करते हैं तो ए का 2, बी का 4, सी का 5 और डी का 3। अगर डी ऑप्शन चूज करते हैं तो ए का 3, बी का 5, सी का 4 और डी का 2। आप आंसर दीजिए, फिर हम इसका आगे आंसर देखते हैं क्या होगा। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। देखिए अब इसका आंसर देखते हैं। इसमें जो सबसे इजी है वो है तमस से नत्थु। नत्थु जो हमारे इसमें तमस जो है हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। ये उपन्यास यूनिट 6 में ये हमारे लगा हुआ है। इससे हम देख सकते हैं डी का 5 एक ही में है तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। ए का 4 मनिक मुल्ला, ये अब नहीं आते, पहले आते थे। महिलांचल इम्पोर्टेंट है क्योंकि महिलांचल हमारे में लगा हुआ है विश्वनाथ प्रसाद, जो उसमें वो है तहसीलदार है। एक इंच मुस्कान से रंजना। ठीक है, आगे इसका आंसर देखते हैं। देखिए सूरज का सातवां घोड़ा, मनिक मुल्ला, धर्मवीर भारती और इसके उपन्यासकार हैं। उपन्यास महिलांचल विश्वनाथ प्रसाद, फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। एक इंच मुस्कान रंजना मनु भंडारी का है। पाठ्यक्रम में नहीं है बट यूनिट 10 में, जो कि एक कहानी यह भी है जो मनु भंडारी जी की आत्मकथा है, उसमें एक इंच मुस्कान का जिक्र मिलता है। तो ये जो एक इंच मुस्कान है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि ये पात्र रंजना। ठीक है, रंजना पात्र इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक इंच ये जो हमारा वो है, ठीक है, पाठ्यक्रम, इसमें यूनिट 10 में जो मनु भंडारी जी की आत्मकथा है, एक कहानी यह भी, उसमें एक इंच मुस्कान का जिक्र मिलता है, जिसमें इन्होंने अपने हस्बैंड राजेंद्र यादव जी के साथ में मिलकर ये उपन्यास लिखा था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तमस नथु का पात्र भीष्म साहनी जी का ही उपन्यास है। ये हमारे सिलेबस से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। हम हमशद, बच्चन निकट से, माटी की मूर्ति, चूड़ों पर चांदनी, अजीत कुमार, रामवीर श्रेणीपुरी, प्रभाकर मात्रे, कृष्णा सोपती, निर्मल वर्मा। अगर ए ऑप्शन का आप टिक लगाते तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। बी ऑप्शन टिक लगाते तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 5। अगर सी ऑप्शन टिक लगाते तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 5। अगर डी ऑप्शन टिक लगाते तो ए का 5, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। आप आंसर दीजिए इतना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर हम वैसे भी बहुत आसानी से दे सकते हैं, बहुत ईजी है। देखिए माटी की मूर्ति जो है वो हमारे सिलेबस में है और इसके राइटर जो है वो रामवीर श्रीनिपुरी जी है। और अगर आप में से किसी को ज़्यादा समय चाहिए हो आंसर देने के लिए तो आप वीडियो को पहले पॉज कर लें। तो सी का होना चाहिए 2, सी का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है बी में। हम हमशद, ये हो जाएगा कृष्णा शोक्ति का। ये भी पूछा जाता है ये किसका है, किसकी रचना है, हम शब्द पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। बच्चन निकट से, अजीत कुमार, ये कम पूछा जाता है। कीड़ों पर चांदनी भी पूछा जाता है, ये निर्मल वर्मा जी की। अभी भी पूछा जाता है कहीं ना कहीं। आगे इसके आंसर देख लेते हैं। देखिए हम शब्द कृष्णा शोक्ति जी का, बच्चन निकट से अजीत कुमार जी का, माटी की मूर्ति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रामवृक्ष वेणुपुरी जी।
क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, यूनिट 10 में है। जो अन्य गद्य विधाएं हैं उसमें है माटी की मूर्ति। ठीक है, रेखा चित्र आई थिंक ये संस्मरण है, मैं आपको कंफर्म कर पूछ के बता दूंगी। कीड़ों पर चांदी निर्मल वर्मा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देरी के। निम्नलिखित काव्यांशों को उनमें निहित अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष सून। बंसी धुनी सुनी ब्रिज बधु चल, विसार विचार ब्रिजभूषण पहरे पगनी भूजन लपेटे हार। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबात बहार, अब अली रहे गुलाब की अपत कटीली ढार। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, कैसे संग सरोज सब हर्षे लोचन तंग। वन असंगति लेकिन रूपक श्लेष और अन्यशोक्ति फिर उत्प्रेक्षा। ए के हिसाब से ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। बी के हिसाब से ए का 2, बी का 5, सी का 3, डी का 1। सी के हिसाब से ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 4। डी के हिसाब से ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। आप पहले इसका आंसर दीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर वैसे आप वैसे भी देख सकते थे। देखिए इस वाले उदित उदयगिरी मंच पर रघुबीर बाल पतंग, कसे कंत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मतलब जो इन्होंने आंखों को है वो उन्हीं के जैसे नहीं बताया, वैसे ही बता दिया जैसे वो है वैसे ही इनकी आंखें हैं। तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। तो जिसमें डी में 2 हो वो एक ही में है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ए का 3 क्लेश अलंकार है, बी का 1 असंगति अलंकार, सी का 4 अन्योक्ति अलंकार। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है किस लाइन में कौन सा अलंकार है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। निम्नलिखित अवधारणाओं को उनसे संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। उत्तर संरचनावाद, यथार्थवाद, स्वच्छंदतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद। लुई अर्थ यूसर, फ्रेडरिक जर्मनसन, फ्रेडरिक जैमसन, रॉबर्ट बर्नर्स, जॉर्ज लुकाच, टी एच लॉरेंस। ए के हिसाब से ए का 1 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा, बी के हिसाब से बी का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, डी का 5 हो जाएगा और सी के हिसाब से ए का 5 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। डी के हिसाब से ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। आप इसका आंसर दीजिए फिर हम आगे बढ़ के आंसर
आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप यथार्थवाद का देख सकते थे। यथार्थवाद बहुत फेमस है कि जॉर्ज लुकास जी ने करा है। ए का बी का 4 हो जाना चाहिए, बी का 4 बट 2 में है और सी में। तो आपको और भी देखने पड़ेंगे। उत्तर संरचनावाद, टूई, अर्थ्यूजर, इनका है, ठीक है। तो ये वाला ठीक हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। स्वच्छंदतावाद, रॉबर्ट बर्नर्स का है और उत्तराधुनिकतावाद फ्रेडरिक जैमसन का है। आंसर पे चलते हैं। देखिए मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए येलो से इसे कलर किया हुआ है। उत्तर संरचनावाद, लुई अल्थूसर, यथार्थवाद जॉर्ज लुकास, स्वच्छंदतावाद रॉबर्ट बर्नर्स, उत्तराधुनिकतावाद फ्रेडरिक जैमसन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्थापना जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए। ये स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन अब ऐसे आने बंद हो गए हैं, पर आपसे ये इस तरीके से ना पूछ के उसमें पूछे जा सकते हैं जो स्टेटमेंट्स वाले आते हैं। उसमें अभी भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमें करना जरूरी है, ठीक है। जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष हुए कुछ परोक्ष वस्तुओं के वास्तविक स्मरण भी हमें कभी कभी रसात्मक होता है। देखिए जैसे हम कुछ देखते हैं विजुअल आंखों से, तो वो देख के जो हमारे अंदर भाव आते हैं, इमोशंस आते हैं, वैसे ही हमें अगर हम कुछ पास्ट का सोचते हैं उसको भी सोच के हमारे माइंड में कुछ यादें आ जाती है। तो ये वही लिखा हुआ है, कभी कभी रसात्मक होता है। क्योंकि अब आपको हमेशा स्थापना क्योंकि से जोड़ के देखनी है। अगर वो क्योंकि से नहीं मिल रही है तो स्थापना तो सही हो सकती है पर तर्क गलत हो जाएगा, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्तियां स्वार्थ और शरीर यात्रा से के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। कि हमें पास्ट की बातों से भी वो इमोशंस इसलिए याद आने लगते हैं क्योंकि जो हमारी मनोवृत्ति है, जो हमारा मन है, वो सिर्फ एक शरीर और उससे हटके उसमें भी आ जाता है कि भाव क्षेत्र में आ जाता है कि हाँ भाई ये हो रहा है वो नहीं हो रहा। तो आपको बताना ए और आर दोनों सही है, बी ए सही आर गलत, सी ए गलत आर सही और डी दोनों गलत है। आप सही आंसर दीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, बाकी आंसर के वक्त वहाँ पे वो लिखा भी होगा तो आपको बता दूंगी। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। जैसे कि इसमें लिखा है कि जिस तरीके से प्रेजेंट वाली चीजों को देखकर हमारे मन में या भाव उत्पन्न हो जाते हैं, उसी तरीके से हम जब कुछ पुराना सोचते हैं तब भी हमारे मन में भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, होते हैं। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि तब हमारा जो मन है वो सिर्फ एक शुद्ध भाव क्षेत्र में होता है, क्योंकि हम पहले की बातों से कुछ भी बेनिफिट नहीं ले सकते सोच के। तो ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे और ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे मैंने एक्सप्लेनेशन भी रखा है, वो भी देख लेते हैं। जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती हैं। अतः स्थापना और तर्क दोनों सही है। मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तभी बता दिया था। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और मैं माइंड में सोच रही हूँ और आपको बता रही हूँ, आपको भी जब एग्जाम में जाना है तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसी तरीके से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चलना चाहिए और आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़े ना उसे समझ के लिए, जैसे अभी मैंने आपको समझाया है। चलिए, स्थापना साहित्य का इतिहास वस्तुतः अखंड मनुष्य जीवन के प्रवाह का इतिहास है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। ए सही आर गलत, ए सही बी में ए सही आर सही, सी में ए गलत आर सही, डी में दोनों गलत है। आपको बताना साहित्य का इतिहास वस्तुतः अखंड मनुष्य जीवन का प्रवाह का इतिहास है। जो साहित्य का इतिहास है वो क्या सिर्फ मनुष्य के प्रवाह का इतिहास है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। इसके हिसाब से आप आंसर कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। देखिए, ये दोनों ही सही है। हम रीजन देख लेते हैं। साहित्य वस्तुतः अखंड मनुष्य जीवन के प्रवाह का इतिहास है, क्योंकि प्रवाह का इतिहास है। जैसे जैसे इंसान ने, जैसे जैसे जो ह्यूमंस है इवॉल्व हुए, वैसे वैसे ही उनका इतिहास बढ़ा है, वैसे वैसे ही उन्होंने बोलना सीखा है, वैसे वैसे ही साहित्य भी आया है। साहित्य भी तभी बढ़ा है ना जब मनुष्य इवॉल्व हुआ, उसने सारी चीजें सीखी। ऐसे तो साहित्य भी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। हाँ जी, मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य, कोई और नहीं है। आगे देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए, बी आंसर सही है, ए और आर दोनों सही है। वास्तव में साहित्य का इतिहास मनुष्य जीवन के निरंतर प्रवाह का इतिहास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। यहाँ पे इम्पोर्टेंट कोटेशन है, ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, पर अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करते, जैसे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करते, तो ये आचार्य शुक्ल की जो कोटेशन है वो आपसे मिस हो जाती, जो कि ये आ सकती है, ये कहीं पर भी आ सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हर देश का साहित्य वहाँ की जनता की मानसिक प्रवृत्तियों का संग्रहित प्रतिबिंब होता है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम उद्देश्य है। इस बात को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी स्पष्ट किया है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। इसलिए दी गई स्थापना तक दोनों सही है। देखिए, ये भी आ सकता है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये किसकी कोटेशन है, ये किसका कथन है। तो आपको काफी सारे आचार्यों के नाम दिए जा सकते हैं, और ऐसे भी हो सकता है कि एक जगह पे कोटेशन लिखे हो, एक जगह पे अ, आचार्य लिखे, आपको मैच करना हो। एमएसओ टाइप भी आ सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं आता, तो ऐसा भी आ सकता है कि आपको ये कोटेशन लिख के दे दो और ये लिख दे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य ऐसा कहा है, और उसमें से आपको स्टेटमेंट दी हो, और उसमें से आपको सही चूज करनी हो, और आप गलती से कोटेशन देख के ये भी चूज कर ले, तो आपको ये पता होनी चाहिए। दोनों ही राइटर बहुत फेमस है, और आपको इन दोनों की पता होनी चाहिए। चलिए आगे जो बढ़ते हैं हम। स्थापना। भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है, क्योंकि इसमें पूरे विश्व सॉरी क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार और व्यक्ति उपभोक्ता है। आप आंसर देखिए, बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए, ये दोनों ही सही है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। यहाँ पे भूमंडलीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है, ये सही हो गया। ग्लोबलाइजेशन में जो है सारी व्यवस्था एक पूंजीवादी व्यवस्था के तरीके से आ जाती है, फाइनेंस का आदान प्रदान होता है। सर, क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है और हर व्यक्ति एक उपभोक्ता, ये दोनों ही सही है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो कि छोटा सा ही है। भूमंडलीकरण वास्तव में एक पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसमें पूरा विश्व एक विशाल बाजार बन जाता है और हर व्यक्ति एक उपभोक्ता के रूप में देखा जाता है। इसलिए यहाँ दी गई स्थापना तक दोनों सही है। जहाँ तक मुझे पता है, आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में पता होगा। ग्लोबलाइजेशन जब हर देश एक दूसरे से जुड़ जाता है, जैसे यूएसए आज हमसे जुड़ा हुआ है, आज हमसे व्यापार कर रहा है। रशिया भी आज हमसे जुड़ा हुआ है, वो हमसे व्यापार कर रहा है, हम उससे व्यापार कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। तो वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज है, सबके सब एक बाजार बन जाती हैं। तो आपको ये पता होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है, क्योंकि इसमें वर्ग विशेष की हिमायत की गई है। दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है, मतलब ये बोल रहे दलित साहित्य का जो वैचारिक आधार है वो मार्क्सवाद से लिया गया है। और तर्क क्या दिया, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष का हिमायत की गई है, कि मार्क्सवाद में वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। आप बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए, उसके बाद हम आंसर पे चलेंगे।
तो आंसर देखते हैं इसका। तो जो यहाँ पे लिखा है दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दलित साहित्य एक अलग साहित्य है, मतलब दलित साहित्य जिसमें दबे कुचले या फिर जो निम्न जाति के लोग हैं वो आते हैं। और मार्क्सवाद एक समाजवादी व्यवस्था है जिसमें हर किसी को बराबर का अधिकार दिया गया, आपको पता होगा। मार्क्सवाद एक पूरी अप्रोच भी है जो आपको हमारे वैचारिक पृष्ठभूमि जो यूनिट 4 है उसमें आपको मिल जाएगा। एक व्यवस्था है उसमें, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष का हिमायत की गई है, नहीं वर्ग संघर्ष की हिमायत नहीं की गई, वहां पे पूंजीवाद और उसकी हिमायत, मतलब समाजवाद के बीच द्वंद चलता है, पूंजीवाद के और समाजवाद के बीच। तो मार्क्सवाद सबको बराबर करना चाहता है। वो कहता है कि जो भी एक किसान उपजाता है उसको उसी का अधिकार होना चाहिए। वो ये नहीं कहता कि इस जाति का या फिर इस वर्ग के लोगों का अधिकार होना चाहिए, वो हर गरीब के उसमें है, वो पूंजीवाद के विरुद्ध में और समाजवाद के साथ में है। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे और ये दोनों बी में गलत है, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आंसर आगे देख ले। यह कहना कि दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है गलत है, क्योंकि दलित साहित्य का वास्तविक आधार दलित उत्थान और यथार्थवाद है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि दलित साहित्य का वास्तविक आधार क्या है, तो ये है दलित उत्थान और यथार्थवाद। इस पर ना तो मार्क्सवाद की विचारधारा अपनाई गई है, ना ही वर्ग संघर्ष को प्रमुखता दी गई है। मार्क्सवाद की विचारधारा समाजवाद से जुड़ी होती है, किसी एक वर्ग से नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्क्सवाद की विचारधारा जो है समाजवाद से जुड़ी हुई है, ना कि किसी एक वर्ग विशेष से। तो आपको बातें याद रखनी है, ठीक है। एंड आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और आप आगे भी बढ़ना चाहेंगे ऐसी। क्या मिनट में पानी पी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर पानी पियेंगे। स्थापना, ओ सॉरी, अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है। सर क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आजादी का पक्षधर है। कोड ए के हिसाब से ए सही आर गलत, बी के हिसाब से ए गलत आर सही, और सी के हिसाब से ए सही आर सही, डी के हिसाब से ए गलत आर सही, आर गलत, दोनों गलत। आप इसका आंसर दीजिए फिर हम आगे देखेंगे। आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा। इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और अस्तित्व का दर्शन है। सह अस्तित्व का दर्शन तो है पर सामाजिक कल्याण का नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आजादी का पक्षधर है। हाँ ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है, ना कि पूरे समाज से। पूरे समाज से प्रगतिवाद प्रयोगवाद जैसी चीजें जुड़ी हुई है, अस्तित्ववाद नहीं जुड़ा हुआ। तो इसमें ए गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए ए गलत है, आर सही है। ये कहना कि अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है गलत है, क्योंकि अस्तित्ववाद का मुख्य विचार व्यक्ति के स्वयं के कल्याण पर केंद्रित है, ना कि समाज के कल्याण पर। देखिए जो मैंने बोला था, व्यक्ति के स्वयं के कल्याण पर केंद्रित है, ना कि समाज के कल्याण पर, ठीक है। अस्तित्ववाद का प्रभाव प्रयोगवाद में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसका स्वभाव अहमनिष्ठ यानी आत्म केंद्रित था। यह दर्शन व्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने निर्णय लेने की आजादी का समर्थक है। इसलिए यहाँ दी गई स्थापना ए गलत है, जबकि आर सही है। मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस वो भी कर दिए हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है और हमें किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, किस तरीके से समझना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप
चाहते हैं कि ऐसे और वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। कमेंट में अपने सवाल और सुझाव ज़रूर लिखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आगे बढ़ सकें और अच्छी वीडियोस बना सकें। इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप अपने नेट की तैयारी कर रहे साथियों के साथ में, या फिर एमए में जो बच्चे हैं उनके साथ में। हमें हमसे कनेक्ट करने के लिए, जुड़ने के लिए यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान @gmail.com पर जाएं, और हमें फॉलो करने के लिए जहाँ पे आपको हमारा कहते हैं पीडीएफ्स वगैरह और नोट्स वगैरह मिलेंगे। के लिए यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान /2025 को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।